गाइस, तो कैसे आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, उम्मीद करती होंगी कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो जैसा कि मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया था कि हम स्टार्ट करने वाले हैं श्वसन के बारे में, यानी कि रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, किसमें कितना रेस्पिरेशन होता है, यानी कि श्वसन होता है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है, उसके साथ ही साथ हम जानेंगे कि रेस्पिरेशन कितने प्रकार से होता है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा। थैंक यू। चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि रेस्पिरेशन क्या है। हम लोग जानते हैं, सिंपल सा आप सभी को पता होगा कि रेस्पिरेशन वह प्रोसेस होता है, वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, यानी कि छोड़ते हैं। वह प्रोसेस रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन कहलाती है। लेकिन आज हम थोड़ा सा अलग जानेंगे। श्वसन वह प्रोसेस होती है, वह प्रक्रिया होती है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। अब मैम ये कैसे हो सकता है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना यानी कि फूड से जो एनर्जी मिलता है उसे श्वसन कैसे कह सकते हैं। आप जो भी भोजन खाते हो उसका ऑक्सीकरण होता है और वही ऑक्सीकरण, वही ऑक्सीजन हमारे शरीर को एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है। इसलिए बोला जाता है, अब एक नया डिफिनेशन याद कीजिए कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया। यहाँ पे ऊर्जा का मतलब है ऑक्सीकरण होना, भोजन का ऑक्सीकरण होना। इंग्लिश में भी लिखा है, ए प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, ए प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ए प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें भोजन से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो वो वाले प्रोसेस भी याद रख सकते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना और CO2 को बाहर निकालना, वो भी सही है। और ये जो मैंने लिखा है आज आपको जो बता रही हूँ, ये जो डेफिनेशन है, ये परिभाषा भी श्वसन के लिए बहुत ही अच्छा है। अब हम बात करते हैं कि ये किस प्रकार की प्रक्रिया है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, रासायनिक। यह जो हमारा रेस्पिरेशन होता है ये एक रासायनिक प्रक्रिया होता है। अब बात करते हैं कि सांस लेना यानी कि ब्रीदिंग क्या होता है। ठीक है, O2 को ग्रहण करना और CO2 को शरीर से बाहर निकालना ही ब्रीदिंग कहलाता है। तो मैम दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो मैं बोलने वाली है बात मैंने लिखी नहीं है, लेकिन मैं अपने माउथ से बताऊंगी, आप लोगों को ध्यान से सुनिएगा। रेस्पिरेशन वह प्रक्रिया है जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं और हमारे पूरे शरीर के सेल कोशिकाओं तक ऑक्सीजन जाता है और CO2 को बाहर निकालता है। ध्यान से सुनिए, ऑक्सीजन जब हमारे पूरी बॉडी की कोशिकाओं तक गए और CO2 को क्या कर दिए, बाहर निकाल दी, वो प्रक्रिया आपका श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन हो गया। लेकिन ब्रीदिंग कौन सा प्रोसेस होता है, ब्रीदिंग वह प्रक्रिया है जैसे हम O2 को लिए और लंग्स यानी कि अपने फेफड़ों से ही बाहर निकाल दिए, बॉडी में नहीं गया, फेफड़ों से ही CO2 को बाहर निकाल देने की प्रोसेस क्या होती है, ब्रीदिंग होती है। अभी मैम समझ नहीं आया, एक बार और सुनिए ध्यान से। देखिए अब एग्जाम्पल बताती हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। रेस्पिरेशन जो हम प्रोसेस करते हैं वो धीरे धीरे आराम से करते हैं। आराम से करने वाले हर एक कार्य में हम रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ, आराम से बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आराम से सुन रहे हैं, तो जो भी ऑक्सीजन होगी आपके शरीर के प्रत्येक सेल में गई होगी, सेल मतलब कोशिकाओं तक गई होगी, और वहां से क्या होगा, CO2 क्या निकलता होगा, बाहर निकलता है। तो वह प्रोसेस क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। लेकिन हम कहीं दौड़ते दौड़ते गए, कहीं हाँफते हुए गए, तो देखते होंगे जल्दी जल्दी लोग श्वसन करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग बोलते हैं, यानी कि ऑक्सीजन लिया तुरंत और लंग्स यानी कि फेफड़ों से बाहर निकाल दिए, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा ब्रीदिंग कहलाता है। आई होप कि दोनों में अंतर अच्छे से समझ में आगे होगा ना। चलिए, तो हमने जाना कि रेस्पिरेशन एक रासायनिक प्रोसेस होता है, लेकिन जो ब्रीदिंग होता है वो कैसा प्रोसेस है, भौतिक प्रक्रिया होती है। अब हम एक अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं, वो क्या है ना कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछने की संभावना यहीं से होगी, जो अब मैं बताऊंगी, यानी कि सांस लेने की दर, किस एज में, किस आयु में आप कितने सांस लेते हो प्रति मिनट, है ना। तो चलिए देखते हैं। वयस्क व्यक्ति, वयस्क मतलब एक जवान, जैसे कि हमारी बात करें, हमारी आपकी बात करें, वयस्क जो व्यक्ति होता है उसमें प्रति मिनट में कितना, 16 बार क्या होता है,
वो श्वसन करता है। कितनी बार करता है? 16 बार। यानी कि हम एक मिनट में 16 बार क्या करते हैं? श्वसन करते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन करते हैं। अगर बात करूँ नवजात शिशु, नवजात का मतलब क्या होता है? यानी कि जो जन्म लिया हुआ, तुरंत का जन्म लिया हुआ बच्चा हो, तुरंत मतलब कुछ दिन भी हो सकते हैं। तो नवजात मतलब नए शिशु जो जन्म लिए हो, वो कितने श्वसन करते हैं? वो 32 बार करते हैं प्रति मिनट। कितने बार करते हैं? 32 टाइम करते हैं पर मिनट। एक मिनट में 32 बार वो श्वसन करते हैं। अगर मैं बात करूँ 5 वर्ष का बच्चा जो अपनी आयु में 5 वर्ष का होता है, वो कितनी बार श्वसन करता है? 26 बार श्वसन करता है। कितने मिनट में? प्रति मिनट। याद रखिएगा, प्रति मिनट में 26 बार करता है। लेकिन जो 50 वर्ष की आयु का जो वयस्क व्यक्ति, जो बूढ़ा व्यक्ति होता है 50 वर्ष की आयु तक, वो कितने बार? 18 बार श्वसन करता है प्रति मिनट। तो देखिए आपको समझ में आएगा कि वयस्क व्यक्ति 16 बार करता है प्रति मिनट, उसके बाद कब करता है? 18 बार किया जाता है। फिर नवजात शिशु 32 बार करता है और 5 वर्ष का बच्चा 26 बार क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है। तो आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीदिंग क्या है ना। उसके बाद श्वसन की दर कौन सी एज में कितनी होती है। अब हम देखिए इस रेस्पिरेशन चैप्टर में हम जानेंगे मानव श्वसन के बारे में, यानी कि हम जब श्वसन करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, कौन कौन सा अंग हमारा जो होता है श्वसन में हेल्प करता है, यानी कि रेस्पिरेशन में भाग लेता है। ठीक है, तो ये सारी वीडियो को जानने के लिए बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी हम बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप कि आपको ये छोटी सी प्यारी सी और अच्छी सी जानकारी वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको कुछ ज्ञान मिल सके मेरे द्वारा। अगर आपको कोई चीज़ बतानी हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हैं। वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, यानी कि हमारी श्वसन प्रणाली हमारे शरीर के किस अंग से किस अंग तक जाती है, इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे आज। तो अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं इससे पहले कि पार्ट 1 हो गया रेस्पिरेशन का। पार्ट 1 में मैंने बता रखा है बहुत ही नॉर्मल सारी चीज़ें। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी होगी तो पार्ट 1 देखिएगा। ये आज हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि हमारे जो श्वसन प्रणाली होती है, हमारे जो श्वसन करने के लिए जो शरीर के अंग पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। उससे पहले हम लोग का एक टॉपिक बचिया था जिसमें हमको जानना था कि रेस्पिरेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने लिख रखा है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। वायवीय श्वसन क्या होता है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन इंग्लिश में बोलते हैं। क्या मतलब होता है मैम? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब श्वसन करते हैं उसे हम वायवीय श्वसन करते हैं। यानी कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब श्वसन होता है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन और वायवीय श्वसन। अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, अवायवीय श्वसन की, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो श्वसन होता है। किसके? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर श्वसन होता है तो उसे हम अवायवीय यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं मेन अपने मुद्दे पे बात करने। टॉपिक में क्या है हम लोग का मेन मुद्दा? श्वसन प्रणाली में वायु का संचार, यानी कि हमारे जो श्वसन प्रणाली होती है, यानी कि रेस्पिरेशन जो होता है, वो किस प्रकार से वायु कौन से हिस्से से कौन से हिस्से तक जाती है उसके बारे में, इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आज उनके नाम को जान लेते हैं कि कौन कौन से नाम होते हैं जिसको हम श्वसन प्रणाली में उनका हिस्सा होते हैं, यानी कि वायु का संचार होता है। सबसे पहले नासा छिद्र। नासा छिद्र यानी कि जो आपको नाक दिख रहा है ना, इसे हम नासा छिद्र के नाम से जानते हैं, जिसे हम इंग्लिश में नॉस्ट्रिल बोलते हैं। उसके अंदर एक पासेज, एक रास्ता जाता है, उसे हम नासा गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नासा गुहा, जिसे हम इंग्लिश में नासल पैसेज बोलते हैं। ग्रसनी यानी कि यहाँ के पार्ट, ग्रसनी यानी कि ग्रसनी फेरिंक्स बोलते हैं। कर्ण, उसके नीचे जो कर्ण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लैरिंक्स बोलते हैं। उसके बाद आएगा ट्रेकिया। ट्रेकिया इंपॉर्टेंट है, ट्रेकिया आपके लिए ट्रेकिया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है श्वसनी यानी कि ब्रोंकियल। उसके बाद श्वसनिया, ब्रोंकियोल्स में पार्टिसिपेट हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, सॉरी डिफरेंशिएट हो जाता है। उसके बाद लास्ट में आते हैं एल्वेलोई। एल्वेलोई जो होता है हमारे श्वसन प्रणाली का मुख्य भाग होता है। कौन?
एल्वेलॉय। एल्वेलॉय जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन और सभी गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो बात करते हैं आज हम मानव श्वसन तंत्र के बारे में। सबसे पहला जो मानव श्वसन तंत्र का जो हिस्सा होता है जिससे हम पहले एंट्री करते हैं गैसों की, वो होता है नासा क्षेत्र। नासा क्षेत्र का मतलब होता है कि आपके नाक में 2 छेद दिखाई दे रहे हैं, इसी को हम नासा क्षेत्र यानी कि इंग्लिश में नॉस्ट्रल के नाम से जानते हैं। ये क्या काम करता है, इनके माध्यम से हम जितने भी गैसेस होते हैं वो अपने वायु के माध्यम से हम एंट्री कराते हैं अपने नाक में। यानी कि हमारे नाक के अग्रभाग पर उपस्थित 2 छिद्र होते हैं जैसा कि आपको दिख रहा है, जिसकी सहायता से वायु हमारे श्वसन तंत्र में क्या करती है, प्रवेश करती है। मतलब ये एक जरिया होता है, एक माध्यम होता है, एक रास्ता होता है जिसके माध्यम से हम वायु को क्या कर सकते हैं, अंदर ले सकते हैं। उसके बाद जो ये तो नासा छिद्र हो गया, इसके अंदर जो बड़ा सा जगह है ना, जो जगह बना हुआ कैविटी जो होती है उसे नासा गुहा बोलते हैं, जिसे हम नेसल पासेज बोलते हैं। नेसल पासेज यानी कि नासा गुहा, इसमें क्या होता है, यह नलीनुमा संरचना यानी कि यहाँ के बाद से जो नलीनुमा संरचना होती है, नली के आकार की संरचना होती है, जो नासा सेप्टम के द्वारा 2 भागों में बटी होती है। अब ये नासा सेप्टम क्या है, इसके बारे में जानिए। नासा सेप्टम यानी कि आप नाक को देख रहे होंगे, अपने मेरे मत देखिए, अपने नाक को देखिए और वहाँ पे देखोगे दीवार से ऐसा कुछ लगा होगा, यानी कि नाक को 2 भागों में बांटा गया होगा। इस भाग को बांटने को ही नासा सेप्टम कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सेप्टम कहते हैं। इसमें नासा बाल और श्लेष्मा, श्लेष्मा यानी कि म्यूकस भरा होता है। श्लेष्मा, आई होप कि आप समझ रहे होंगे, जो हमारे नाक में चिपचिपा पदार्थ होता है उसे हम श्लेष्मा कहते हैं। ये क्यों होता है हमारे नाक में, पता है, क्योंकि हमारे जो वायु के साथ जो डस्ट होता है, जो धूल-कण होते हैं, वो हमारे नाक में चिपक जाते हैं, जिसके कारण वो हमारे लंग्स में ना जाए। इसलिए हमारे नाक में जो भी हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे, जो भी ये श्लेष्मा यानी कि म्यूकस दिखता है, वो होना बहुत ही जरूरी होता है, जो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल को वहाँ पे चिपक लेते हैं, उसी में चिपका देते हैं। ठीक है, ये तरल पदार्थ पाया जाता है, कौन सा, श्लेष्मा नामक तरल पदार्थ कहाँ पाया जाता है, आपके नेसल पासेज में। नासा क्षेत्र जो होता है, एक ही छेद के बारे में बात किया जा रहा है, और नासा और जो नेक्स्ट है नासा गुहा, यानी कि पीछे जो रास्ता बन रहा है ना, उसे हम नासा गुहा कहते हैं। ग्रसनी के बारे में बात करते हैं। ग्रसनी यानी कि नीचे चलिए, ग्रसनी आपने एक जगह और पढ़ा था, कहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। क्या था ग्रसनी में, क्या बात करते हैं, ग्रसनी मतलब फायरिंग्स, यानी क्या बोलते हैं, फायर। हाँ, तो अब बात करेंगे हम ग्रसनी के यानी कि फायरिंग्स के बारे में। आपने फायरिंग्स एक जगह और पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, याद है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। जी हाँ, यह भोजन तथा वायु के लिए एक समान मार्ग होता है, यानी कि हमारा जो भोजन होता है और वायु यानी कि जो भी गैसेस होती है एक ही रास्ते से जाती हैं। यह क्या करता है, ये इसका बस इतना ही काम होता है कि यानी कि भोजन को अपनी जगह पर पहुँचाना और वायु को अपने जहाँ पे हमारा लंग्स होता है वहाँ तक ले जाने का कार्य करती है। इसके बाद जो आ रहा है ना, वो इम्पोर्टेंट है कंठ। कंठ पता है ना आपको, कंठ, ये जो बॉयज़ में बाहर की साइड निकल जाता है, जब बॉयज़ जो होते हैं अपना युवावस्था में चले आ जाते हैं, यानी कि किशोरावस्था में आ जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, उस समय पबर्टी में उन लड़कों का जो कंठ होता है वो बाहर आ जाता है। क्यों आता है, ये सब हम हॉर्मोन्स में पढ़ेंगे। बाकी अभी हम जानेंगे कि लड़के को कंठ, लड़के में जो कंठ होता है, ये पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं। तो याद रखना है, पुरुषों के कंठ को एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं ये मत पूछिएगा, एक नाम दिया गया है कि जो पुरुष होते हैं उनके कंठ बाहर की साइड आ जाते हैं, इसलिए उसे हम एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। अब ये मत सोचिए कि मैं महिलाओं के भी जो कंठ होता है उनको भी कुछ कहते हैं, क्या ना, ऐसा कुछ नहीं है। उनके नॉर्मल कंठ को कंठ ही कहा जाता है, क्योंकि महिलाओं में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। लेकिन पुरुषों में जो होते हैं, जो मैच्योर हो जाते हैं, उनमें जो होता है कंठ जो होता है बाहर साइड में दिखाई देता है, इसलिए उसको एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। इसे ध्वनि बॉक्स कहते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ, कुछ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो हमारे कंठ के माध्यम से ही हो रहा है। यानी कि जो गूंगे हो जाते हैं ना, उनके कहीं ना कहीं कंठ में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कारण वो बोलते हैं तो आवाज़ नहीं आता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं अपने कंठ यानी कि लैरिंक्स के बारे में, जो ध्वनि बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें ध्वनि यानी कि साउंड प्रोड्यूस होता है। इसके ऊपरी भाग में एक ढक्कन नुमा संरचना होती है। जो हमारा कंठ है ना, वहाँ पे एक ढक्कन जैसा संरचना लगी होती है। मैम वो क्या होती है, पहले उसका नाम जान लीजिए। उसे हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। याद रखिएगा, हमारा जो लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स के ऊपर एक ढक्कन जैसी संरचना होती है, उसे हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। मैम ये काम क्या करता है, इसका काम ये होता है बेटा कि जब हम भोजन खाते हैं तो हमारा भोजन का टुकड़ा इस
श्वसन नली में ना घुस जाए, इसलिए वो ढक्कन जैसा वर्क करता है, यानी कि वो बंद हो जाता है। जैसे हम साउंड बोले ओपन वाले, चुप हुआ वो बंद हो जाता है। इसीलिए जब हम खाते हैं ना, खाते वक्त जैसे हम बोलते हैं तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और जो भोजन का छोटा सा कण होता है वो उसमें घुस जाता है, जिसके कारण वो खांसी आती है और हम पानी वगैरह पीने लगते हैं। तो हमारा जो एपिग्लोटिस होता है, एपिग्लोटिस कहाँ होता है, हमारे कंठ पे होता है। वो ढक्कन जैसा संरचना होता है जो क्या काम करता है, भोजन को उस नली में आने से रोकता है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, इसे ध्वनिवाक्स कहते हैं। इसके ऊपरी भाग में ढक्कन जैसी संरचना होती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। इसका काम क्या है, यह भोजन को वायु नली में प्रवेश करने से रोकता है। क्या करता है, रोकता है। अब बोलेंगे कि एपिग्लोटिस को क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस ही बोलते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा अपना दिमाग ना लगाइएगा, एपिग्लोटिस याद रखिएगा ये वर्ड। एपिग्लोटिस याद रखना है आपको। पुरुषों के कंठ को क्या याद रखना है, एडम सेप्टल के नाम से याद रखना है। आज मैंने पढ़ाया नासा छेद, नासा गुहा, ग्रसनी, कंठ, 4 मैंने पढ़ा दिया। इसे बच्चे के पार्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग का ये रेस्पिरेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि रेस्पिरेशन में बचे हुए जितने भी टॉपिक है आज मैं उसको कर दूंगी कंप्लीट। और आपको कल एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें रेस्पिरेशन का जितना भी लेक्चर था वो सारे मर्ज कर दूंगी और आपको एक ही वीडियो में रेस्पिरेशन का होल डिटेल आपको मिल जाएगा। तो चलिए करते इस वीडियो को स्टार्ट। अगर आप इसी मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो कर दो वीडियो को स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने नॉस्ट्रेल, नेसल पासेज यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लिया था ग्रसनी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप से लेकर अपने लास्ट यानी कि कहाँ तक, एल्वेलॉय तक हमको पढ़ना है। एल्वेलॉय जो फेफड़ों में होता है वहाँ तक। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रैकिया क्या होता है। ट्रैकिया देखिए आपको लिखा है, ट्रैकिया का एक और नाम होता है बेटा, क्या नाम होता है, विंड पाइप, यानी कि हवा जाने वाला जो पाइप होता है उसे हम विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया के नाम से जानते हैं। यह एक नलीनुमा संरचना होता है। नलीनुमा यानी कि पतली सी यहाँ पे होती है, ठीक है, पतली सी संरचना होती है जो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसमें उपास्थि प्रेजेंट होती है। उपास्थि आपको पता है, उपास्थि और अस्थि होता है। देखिए 2 वर्ड आता है, एक होता है अस्थि, एक होता है उपास्थि, ठीक है, दोनों में डिटेल समझिएगा। अस्थि जो होता है यानी कि हड्डियों को बोलते हैं, जो हड्डियां जो लचीली नहीं होती, कठोर होती हैं। यानी कि अगर हम बात करें जैसे कि हमारे हैंड में जो हड्डियां हैं, अगर यहाँ पे हड्डी है तो क्या हम इस जगह की हड्डियों को घुमा सकते हैं, नहीं, यानी कि लचीली नहीं, ये कठोर है, रिजिड है। बट उपास्थि का मतलब होता है कि ऐसी हड्डियां जो लचीली होती है, जैसे कि हम नाक के टिप पोर्शन पे, क्या हमारे नाक में हड्डी नहीं है, हमारे टिप पोर्शन पे भी हड्डियां हैं, लेकिन उसको उपास्थि कहते हैं, इसलिए तो हम अपने नाक को घुमा सकते हैं। हमारे ईयर के टिप पे यहाँ पर भी अस्थियां है, यानी कि उपास्थि है, यानी कि लचीली हड्डियां है। यानी कि कुल मिला के ये कहना है कि जो उपास्थि होता है ना, यानी कि जिसे कार्टिलेज बोलते हैं इंग्लिश में, उसका मतलब ये होता है कि ये लचीली हड्डियां होती है, या जहाँ पे भी पाई जाती है वहाँ के जो भी ऑर्गन होते हैं वो मूव कर सकते हैं। तो उपास्थि की बनी हुई 15 से 20 छल्ले पाए जाते हैं। हमारा जो ये आपको ये गला दिख रहा है ना, यहाँ पे ही ट्रैकिया होता है। यहाँ पे जो ट्रैकिया होती है इसमें उपास्थि की लगी हुई कुछ इस प्रकार से, मैं डायग्राम बनाऊंगा ना, डायग्राम में हम लोग समझेंगे कि कुछ आधा सी सेट का बना हुआ स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे, उसी को बोल रहा है कि 15 से 20 छल्ले पाए जाते हैं जो वायु के अनुपस्थिति में सिकुड़ने से बचाते हैं। यानी कि जब हमारे ट्रैकिया में वायु नहीं जाता है, एयर नहीं जाता है, तो वो तो सिकुड़ सकती है। जैसे कि आपको बात करें, जैसे कि आप पानी देते हो ना पाइप से, तो जैसे पाइप में जो होता है, पाइप में जब तक पानी जा रहा है तब तक वो पाइप खुला हुआ होता है। जैसे ही वो पानी हट गया, पाइप से कंडक्ट हट गया, तो पाइप क्या होता है, पिचक जाता है। तो हमारी जो यहाँ पे प्रेजेंट ट्रैकिया होती हैं वो भी तो चिपक जाएंगी अगर एयर नहीं जाएगा तो। उसी को आपस में चिपकने से रोकने के लिए उपास्थि की बनी हुई 15 से 20 क्या होती है, यहाँ पे उपास्थि प्रेजेंट होती है, जो सिकुड़ने से क्या करती है, बचाती है। किसको, ट्रैकिया को। ट्रैकिया का नाम क्या है, विंड पाइप। चलिए इतना आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा ट्रैकिया क्या होता है, ठीक है। श्वसनी, उसके नीचे अब बात करते हैं। अब यहाँ से हमारा जो फेफड़ा है ना, दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट साइड, वहाँ से अब बात होना स्टार्ट होगा। वहाँ पे जो जा रहे पाइप को उसी को बोले, एक होता है श्वसनी। ट्रैकिया आगे चलकर 2 भागों में क्या हो जाती है, बट जाती है। ये जो आपको ट्रैकिया दिख रहा है ना, ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया आगे चलकर, मान लीजिए ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया आगे चलकर इस तरह 2 भागों में क्या हो जाती है, बट जाती है। क्यों बट रही है मैम, क्योंकि हमारे फेफड़ों में एंटर कर रही है, ठीक है ना, यानी कि राइट साइड और लेफ्ट साइड।
साइड, तो आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाती हैं, बाएं और दाएं श्वसनी में, यानी कि बाएं साइड और दाएं साइड में चली जाती है। अब बात करते हैं श्वसनिकाएं की बात करते हैं। श्वसनी किसमें बढ़ गई? श्वसनिकाएं में। प्रत्येक श्वसनी आगे चल के बहुत सारी शाखाओं में बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने बोला कि ये हमारा ट्रैकिया है, क्या है? ट्रैकिया है। ये क्या है? हमारा श्वसनी है। अब ये श्वसनी आगे चल के और बहुत सारी शाखाओं में बढ़ जाती हैं, जिसे हम श्वसनिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनिकाएं। जब ट्रैकिया किस में डिवाइड है? श्वसनी में। श्वसनी किस में डिवाइड है? श्वसनिकाओं में डिवाइड हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम बात करेंगे एल्वेलॉय की, यानी कि कूपिकाएं। एल्वेलॉय याद रखिए, बहुत ही अच्छा और उचित टर्म है और साथ ही ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। क्या चीज में? कूपिकाएं। कूपिकाएं क्या होता है? आइए देखते हैं। प्रत्येक फेफड़ों में कूपिकाओं की पहले संख्या देखिए। कूपिकाओं की संख्या कितनी होती है? कूपिकाओं की संख्या 300 से 400 मिलियन होती है। कितनी होती है? 300 से 400। प्रत्येक फेफड़े में 300 से 400 मिलियन कितनी होती? कूपिकाएं यानी कि एल्वेलॉय देखी जाती है। ये जो होता है ना, अंगूर के गुच्छे या बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कहाँ पाई जाती है? हमारे फेफड़े में पाई जाती है। हमारे श्वसन तंत्र में गैसीय विनिमय, इसका काम क्या है मैम? कूपिकाएं जो है 300 से 400 मिलियन है, तो इसका काम क्या है? अब सोचिए, आप वायुमंडल से ऑक्सीजन ही तो नहीं ले रहे हो ना, ऑक्सीजन के साथ अंदर जितनी भी गैसेस वो भी जा रही होंगी, तो वो जो जितनी भी गैसेस होती हैं वो जाके कूपिकाओं से क्या होती हैं? उनको अलग किया जाता है, गैस एक्सचेंज बोलते हैं। यहाँ पे गैसीय विनिमय लिखा है ना, इसका मतलब होता है गैस एक्सचेंज करना, यानी कि जो यूजफुल गैस होती है वो हमारे बॉडी पार्ट में चली जाती है, प्रत्येक सेल में चली जाती है, और जो नहीं होती है ना, वो क्या होती है? उन्हीं कूपिकाओं के माध्यम से वापस इनको क्या कर दिया जाता है? बाहर रिमूव कर दिया जाता है CO2 के माध्यम से, यानी कि CO2 के साथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एल्वेलॉय के बारे में सुनिए। एल्वेलॉय यानी कि कूपिकाएं मैम हमारे प्रत्येक फेफड़े में 300 से 400 मिलियन होती है। ये गुब्बारे के समान या अंगूर के गुच्छों के समान, यानी कि गोल गोल छोटी छोटी पाई जाती है। और इनका इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? इनका इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि हमारे शरीर में आए हुए अंदर यानी कि अन्य गैसों को एक्सचेंज करती है, हमारे शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करती है। यही तो था हमारा श्वसन। हमने पूरा श्वसन आज कंप्लीट कर लिया है। क्या था? ट्रैकिया के बारे में पढ़ा, विंड पाइप के बारे में पढ़ा, श्वसनी, श्वसनिकाएं और लास्ट वन एल्वेलॉय यानी कि कूपिकाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आई होप कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी और रेस्पिरेशन चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग किसी दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, तो मिलते हैं कल की वीडियो में, देखते हैं क्या चैप्टर स्टार्ट करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।